हेलो टू ऑल द स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ CUET PG वाला। मैं हूं आपकी मेंटोर या फिर एजुकेटर या फिर टीचर कुमारी कृति राज, और मैं आपको पढ़ाती हूं इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। बट ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो हमारा आज लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए जा रहा है, जहां पे आज हम जितने भी क्वेश्चंस है, आपके जितने भी क्वेरीज है, जितना भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू CUET PG LAQ P01 दैट इज इंग्लिश लिटरेचर, वो क्वेश्चंस का मैं आंसर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। यानी क्या होगा हमारा सिलेबस, क्या है इंग्लिश की बेसिक चीज़ें, इंग्लिश लिटरेचर की बेसिक चीज़ें रिलेटेड टू CUET PG, क्या है एलिजिबिलिटी एंड कौन कौन से कॉलेजेस में आपको जाना चाहिए, कौन सा टॉप 5-6 कॉलेजेस है जो कि बेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के टर्म में, क्या उनकी कट ऑफ रही है, क्या क्या है पूरा क्राइटेरिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह चाहिए, राइट। पहले थोड़ा सा ना हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू सिलेबस, बट सिलेबस से पहले एग्जाम पैटर्न, राइट। क्या है एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या पॉजिटिव मार्क है, क्या नेगेटिव मार्क है, कितने आपके मिनट जाएंगे। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले यहाँ पे हमारा जो CUET PG एग्जामिनेशन है वो पहले CU सेट हुआ करता था, वहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करती थी एंड चीज़ें जो है वो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलता था। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स जाते थे, कुछ एवरेज बेसिस पे जाते थे, बट अब CUET PG जब से NTA ले लिया है इस एग्ज़ाम को, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि DU JNU वगैरह BHU वगैरह ये सारे इंक्लूड कर दिया, तब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। सो आपके टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 75 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी टोटल आपका कितना जाएगा, टोटल आपका 300 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जाएगा। फिर ये टोटल आपका 300 गया। करेक्ट आंसर यानी कोई एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सही गया तो आपका 4 मार्क्स पॉजिटिव में गया। अगर आपने गलत दे दिया, राइट, तो वो नेगेटिव है। मान के चलो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आपने सही किया, 4 मार्क्स मिल गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो -1, यानी आपको 4 मार्क्स तो मिलना था लेकिन अब 3 मार्क्स मिलेगा, ये होगा आप, राइट। एंड अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन है जिसको आपने छोड़ दिया, आपको आता नहीं था, तो उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ना निगेटिव में जाएगा ना ही आपका पॉजिटिव में जाएगा। पहले ये एग्जामिनेशन की टाइम 105 मिनट्स हुआ करती थी, लेकिन अब ये टाइम को रिड्यूस करके आपका 90 मिनट कर दिया गया है, यानी 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन है। एंड जितना भी क्वेश्चन है दैट इज 75 क्वेश्चन है, 75 का 75 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यस, इट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपको ना अलग से रीजनिंग करनी पड़ेगी, ना अलग से मैथ देखना पड़ेगा, ना करंट अफेयर्स, ना GK, ना हिंदी, ना इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, बस लिटरेचर पढ़ के जाना है और 75 क्वेश्चंस आपका उसी से ही रहेगा। फिर बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में पहला जो यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है वो एज भी इंक्लूड किया गया है। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर की अगर आप बात करोगे, राइट, तो ब्रिटिश लिटरेचर में एजेस हैं जहाँ पे आपका ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश तक की चीजें जाती है। वही अगर आप इंडियन लिटरेचर की बात करोगे तो यहाँ पे सारी लिटरेचर, नॉट जस्ट द लिटरेचर दैट आर रिटन इन इंग्लिश बट ऑल्सो द लिटरेचर जो कि इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है एंड उसे ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में। तो इस बेसिस पे आपका ट्रांसलेशन स्टडीज भी आ जाता है और आपका इंडियन लिटरेचर भी जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका लिटरेरी मूवमेंट हो गया, जैसे कि रेनेसा हो गया, एस्थेटिक मूवमेंट हो गया, सिंबलिज्म हो गया, डाडाइज्म हो गया, वोटिसिज्म हो गया, ये सारा मूवमेंट भी इंक्लूडेड है विथ एजेस, विथ मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, राइट। यूनिट 2 की बात कर ले तो इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश, यानी यहाँ पे आपका वो सारे वर्क जो कि इंडिया का है और इंग्लिश में लिखा गया है। इंडियन लिटरेचर की बात करेंगे तो वो सारा वर्क जो कि इंडिया का है, कोई भी भाषा में लिखेगी, वहाँ पे आपको प्रेमचंद भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कबीर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मंटो भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे राइटर्स आपको उधर पढ़ने पड़ेंगे जो कि इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। बट जब इन इंग्लिश की बात कर ली जाती है तो ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाता है, यानी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में लिखी गई है जहाँ पे मेजर
मेजर ऑथर्स एंड टेक्स्ट जैसे सलमान रुश्दी, अनीता देसाई, किरण देसाई, चित्रा बनर्जी, आर.के. नारायण, राजा राव, ये सारे राइटर्स, मुल्क राज आनंद जैसे राइटर्स हो जाएंगे, खुशवंत सिंह जैसे राइटर हो जाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी बात की गई है क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे कंट्री में एक भाषा तो है नहीं, बहुत सारा भाषा है, तो वो भाषा को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो वो वर्क को भी हम लोग इसी में इंक्लूड करेंगे, राइट। क्लासिकल से लेके मॉडर्न तक, साथ ही साथ हिस्ट्री भी इसकी जानेंगे और इंडियन डायस्पोरा जिसमें बिलोंगिंगनेस का थीम होता है, जिसमें थीम होता है आपका एलियनेशन का, आइडेंटिटी का थीम होता है, जहाँ पे माइग्रेशन का थीम होता है, जहाँ पे हमारे राइटर्स एंड कैरेक्टर्स जो है वो माइग्रेट किए हैं दूसरे जगह। फिर आपका तीसरा यूनिट होता है इट इज रिलेटेड टू टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, जो जैसे कि मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं बट कुछ ही किए हैं, अगर देखा जाए पूरा जितना भी टर्म है या फिर पीवाईक्यू भी आपका देखा जाए उस बेसिस पे ये टर्म आपका ना 5% भी ढंग से बैठता नहीं है, राइट। जैसे एलिगरी हो गया, बैलेड हो गया, ब्लैंक वर्स कॉमेडी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, एनलाइटनमेंट, एपिक, फैंसी, इमेजिनेशन, इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, मोटिव ओड, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्या क्या है भाई। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारा लिटरेरी टर्म्स है जो कि आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? हमारे बैच को ज्वाइन कर लो, हम बता देंगे सब कुछ, राइट। लिटरेरी जॉनरा भी आता है जहाँ पे फिक्शन एंड नॉन फिक्शन तो आपका इंपॉर्टेंट होता ही है, बट ट्रेजेडी, कॉमेडी भी इंपॉर्टेंट होता है, नॉवेल्स एंड ड्रामास भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पोएट्रीज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लाइफ राइटिंग जैसे कि डायरी हो गया, ऑटोबायोग्राफी होगा, बायोग्राफी हो गया, ये सारा भी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ राइटिंग हो गया, ड्रामा, ऐसे, नॉवेल, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, साइंस फिक्शन, ट्रैवलॉग, पिकारेस्क, एपिसलरी, सब आ जाता है इसमें, राइट। एंड ईटीसी यानी एटसेट्रा भी उन्होंने बोल दिया कि ये तो होगा ही भाई, इसके अलावा भी और है, क्या है भाई वो तो बैच में आपको पता चलेगा। और कंपैरेटिव लिटरेचर जहाँ पे बच्चे जो है, कंपैरेटिव एंड ट्रांसलेशन लिटरेचर, राइट, जहाँ पे बच्चे को लगता है अरे ये क्या दे दिया आपने, ये तो बिल्कुल ना हो पाएगा हमसे, ये इसके मटेरियल कहीं नहीं मिल रही है, वो भी आपसे पूछा जाए। कंपैरेटिव लिटरेचर में तो एक तो आपका कोई भी वर्क को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड लिटरेचर से ये एसोसिएटेड होता है, वो भी साथ ही साथ आपका जो है वो इसमें आपका स्कूल से भी एसोसिएटेड, राइट। इसके जो 3 स्कूल है हमारे, अमेरिकन स्कूल, फ्रेंच स्कूल एंड जर्मन स्कूल, उससे भी कंपैरेटिव लिटरेचर में। ट्रांसलेशन में भी आपका बहुत सारा वर्क, इट्स नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद योर इंडियन लिटरेचर बट आल्सो एसोसिएटेड विद योर वर्ल्ड लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन एंड अफ्रीकन लिटरेचर आल्सो, राइट। तो उसमें आपके मेजर टेक्स्ट हो गए, अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है एसोसिएटेड ये सारे से, तो वो टर्म्स भी आपको, जैसे टाइपोलॉजिकल कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, राइट, आपका सबटाइटल, डबिंग, वॉइस कवर, ये सारा आपका ट्रांसलेशन में भी चला जाएगा। तो टर्म्स तो देखना ही है, वर्क भी देखना है। फिर क्रिटिसिज्म एंड थियरी, इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे हम सारे, एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, या फिर आपके एजाज अहमद हो, ये सारे भी, या फिर गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक हो, या फिर होमी के बाबा हो, राइट। क्लासिकल से मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक जाएगा ये पूरा का पूरा खेल। मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म थियरी उन्होंने स्पेसिफाई किया तो है, बट इसके अलावा भी थियरी है, जैसे साइको एनालिसिस उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन साइको एनालिसिस से क्वेश्चन रही है, सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन रहा है, इड ईगो सुपर ईगो से क्वेश्चन रहा है, राइट, ये सबसे क्वेश्चन रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई ये आएगा, वो आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, बट ये सिलेबस के बियॉन्ड भी चीजें हमारी जा रही है, ओके। और वो कैसे पता चलेगा भाई? पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेगा, और वो मैंने किया है, हम सबने किया है, और अगर आप एक प्रॉपर बैच से अटैच रहोगे, बैच से जुड़े रहोगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स, जैसे बुकर अवार्ड हो गया, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, साथ ही साथ सरस्वती सम्मान हो गया, पुलित्जर प्राइज हो गया, बुकर में भी एक बुकर अवार्ड है, एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन आरसी, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका आरसी यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन 2 होता है, एक आपका पोएट्री का जाता है और एक आपका प्रोज का जाता है, जो कि ये टिपिकल देखा गया है, राइट। कभी कभी होता है कि दोनों प्रोज दे देते हैं, बहुत रेयर केस में दोनों पोएट्री भी दे देते हैं, लेकिन एक पोएट्री और एक प्रोज आप ऐसा मान के चल सकते हो। ये एक्सर्प्ट भी होता है, यानी कि कोई बुक से उठा के ये दे देते हैं, कभी कभी नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन आपके केस में, लिटरेचर के केस में, ये एक्सर्प्ट होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि क्या बच्चे किस बेसिस पे एलिजिबल है। या तो आप अपने ग्रेजुएशन को आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी अपने यूजी को आपने कंप्लीट कर दिया है, ये हो चुका है, राइट, या फिर आप अपने लास्ट ईयर या फिर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है।
कोई सा भी, चाहे आपका जो है ना वो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो या फिर आपका जो है वो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो, अगर ईयर वाइज चल रहा है तो लास्ट ईयर में होना जरूरी है, और अगर सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो लास्ट सेमेस्टर, इररिस्पेक्टिव दैट योर ग्रेजुएशन इज अ 4 years और 3 year, बस लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में होना चाहिए, यानी अपीयरिंग में जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने ग्रेजुएशन में अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन में 55% लेना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो है 55% के ही बेसिस पे छट जाते हैं, बट याद रखना कि कुछ कुछ कास्ट में ना चीज़ों को छोड़ा जाता है, जैसे ओबीसी हो गए, SC ST हो गए, वहाँ पे 50% रखा जाता है, लेकिन जनरल वालों के लिए माना जाता है कि भाई 55% तो आपको अपने ग्रेजुएशन में मिलना ही चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन है कि मैम अगर लास्ट ईयर में है, लास्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म हमारा जो है वो जनवरी में आता है, दिसंबर में आता है, तब तक तो हमारी फाइनल एग्जाम नहीं होती बच्चे, तब आप अपीयरिंग में डालते हो, ठीक है। फिर आपकी जब काउंसलिंग होती है जो कि जून जुलाई में होती है, उस समय आपका मार्कशीट चेक किया जाता है। अगर आप 55% में नहीं आते हो तो फिर आपकी एडमिशन रद्द कर दी जाती है। ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलते नहीं भाई 85 मेरे को चाहिए, कुछ बोलते 55 चाहिए, कुछ बोलते नहीं जनरल में 55 लेंगे, कुछ बोलते ओबीसी में हम 50 लेंगे, SC ST में 50 लेंगे, राइट। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका डिफर करता है, ये आपका मेन है, राइट ये आपका मेन है कि भाई ये मेन एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर आप किसी कास्ट बेसिस पे जा रहे हो, एक सजेशन मैं दूंगी कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स बनाना, ठीक है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स बनाना, और कास्ट सर्टिफिकेट्स आप बनाओगे तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएगी। अब कॉलेजेस की बाट करते हैं। कॉलेजेस में जो सबसे पहला कॉलेज आता है या यूनिवर्सिटी आता है वो है JNU, और JNU की कट ऑफ, भाई कट ऑफ इस बारी अगर आप देखोगे तो 265 के आसपास इसकी इस बारी JNU की कट ऑफ गई है, यानी 250 लाने से काम नहीं चलेगा। 300 में से 265 ला रहे हो तो ये मिनिमम कट ऑफ है। इसके ऊपर के भी बच्चे को लिया गया है, लेकिन सबसे जो लास्ट जिसको लिया गया उसके 265 के आसपास मार्क्स आई थी 300 में, और JNU में सीट जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, राइट। सीट आपकी जो है वो 35 से 40 तक की ही सीट होती है आपका JNU में, तो आप सोच लो भाई किस लेवल पे। प्लस अगर 2025 की बात कर ले तो इसका कोई सेकंड लिस्ट वेकेंड लिस्ट नहीं आया था, जिसका भी आया था फर्स्ट लिस्ट में नाम उन्होंने एडमिशन ले लिया, और इंग्लिश की सेकंड लिस्ट निकली ही नहीं थी, ओके। अब बात करते हैं DU में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस में लेडी श्री राम हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, राइट। ये सारे कॉलेजेस आपके टॉप में आते हैं और इनकी इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे DU की ही प्रॉपर इंग्लिश डिपार्टमेंट जाएगी, और इस बार की कट ऑफ जो है वो 214 गई थी स्पॉट राउंड में, 4th स्पॉट राउंड। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बच्चे यहाँ पे पहला राउंड दूसरा राउंड, मैं स्पॉट राउंड की बात करती हूँ जो सबसे लास्ट में होता है। 4th स्पॉट राउंड में 214 गया, यानी 214 आपका कट ऑफ गया है। तो आप सोच लो कि वो कितना हाई गया है। इफ्रू के जो है वो 3 ब्रांचेस है, एक आपका हैदराबाद में है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं हैदराबाद वाले ब्रांच की बात कर रही हूँ। वैसे लखनऊ एंड शिलोंग का भी है, तो हैदराबाद वाले ब्रांच में आपका ना बहुत सारा जाता है डिपार्टमेंट, कल्चरल स्टडीज का भी जाता है, कैफेटेरिया भी जाता है जहाँ पे आप अपने खुद के पेपर सेलेक्ट करते हो, फिर साथ ही साथ फिल्म स्टडीज भी आपका जाता है, आपका लिटरेचर इन इंग्लिश जाता है, इंग्लिश लिटरेचर भी जाता है इफ्लू में, राइट। बहुत सारे इसमें आपके रहते हैं। अगर कैफेटेरिया सेलेक्ट करते हो जहां पे आपको खुद का पेपर चूज करने का मौका दिया जाता है, तो कैफेटेरिया में इसकी जो है वो 90 सीट्स जाती है, और बाकी ब्रांचेस में इसकी 20 सीट जाती है, यानी कि फिल्म स्टडीज में 20, कंपैरेटिव लिटरेचर में 20, कल्चरल लिटरेचर में 20, लिटरेचर इन इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर में 20, लेकिन कैफेटेरिया में आपका 90 जाता है, राइट। अगर DU की बात कर ले तो यहाँ पे सीट लगभग 400 के आसपास आपकी सीटें रहती है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी। इसकी भी कट ऑफ जो है वो बच्चे 210 के आसपास का, 200 से 210 के आसपास का आप इसकी कट ऑफ लेकर चल सकते हो। इसकी भी इंग्लिश के डिपार्टमेंट उतनी ही फेमस है जितना आपका इफ्लू फेमस है, राइट। फिर आगे की बात करते हैं तो JMI, ये हालांकि CUET PG एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। ये CUET PG एग्जामिनेशन में इसकी आपको अलग से एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, जिसमें से 40 आपका जो है 40 मार्क्स
आपका ऑब्जेक्टिव जाता है और 60 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव। 40 मार्क्स में 40 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 60 जो मार्क्स होता है वो आपका सब्जेक्टिव जाता है, जिसमें बस 2 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 2 होते हैं। 30-30 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन आपका जाता है सब्जेक्टिव में। बट ये हमारा जामिया जो है वो सीयूईटी पीजी में नहीं आता है। अब लास्ट होता है वो है आपका बीएचयू, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बनारस में है, राइट। इसकी भी अगर आप बात करोगे तो इसके कट ऑफ जो है वो स्पॉट होते होते इसकी कट ऑफ जो है वो 180-190 तक पहुंच जाती है बीएचयू में, और स्पॉट में भी लास्ट आप बात करोगे तो 170 तक जा सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। सो 180 से 190 आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बीएचयू में जाता है स्पॉट राउंड में। मेन यूनिवर्सिटी में 180-190 में होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको उस बेसिस पे अफिलिएटेड मिलेगा बीएचयू में। तो आई होप दैट कि जो भी आपका कंफ्यूजन था सिलेबस से लेकर, एलिजिबिलिटी से लेकर कॉलेज, उसके कट ऑफ, उसके सीट की, तो वो सारी की सारी क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब आप बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो भाई मैम से कनेक्ट करो, कमेंट करो, फिर मैं उस पर वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप दैट कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अभी से प्रिपरेशन करो, 6 महीना बचा है, दिसंबर में फॉर्म आता है, मार्च के एंड में आपकी एग्जामिनेशन होती है, तो 6 महीने से भी कम का टाइम है। जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करो ताकि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। बाय।